वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अजीबोगरीब की मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सरोजा समन्निकालो। एक्चुअली एक अडल्ट टाइप की मूवी है, सो बड़े लोग ही इस वीडियो को देखिए। और उसी तरह से मूवी का कॉन्सेप्ट भाई साहब क्या ही बताऊं। एक साइड से हंसी भी आ रही थी, दूसरी तरफ मेरा सर भी घूम रहा था। आप लोग की वीडियो देखकर बताना कि मूवी में हुआ क्या था। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप करके किसी जगह पर बांध के रखा होता है। जब ये बंदा अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने 3 लेडीज और एक बंदा होता है। वो बंदा इन लोगों से पूछने लगता है, क्या आखिरकार तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों किडनैप किया, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूंगा। शॉकिंगली किडनैप करने वाले खुद पुलिस वाले होते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि अबे साले तुम पहले से ही लॉकअप में बंधे पड़े हो। शकीला नाम की इंस्पेक्टर उस बंदे से कहने लगता है कि रिसेंटली तुमने एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ प्राइवेटली टाइम स्पेंड करके उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। उसी लड़की ने मेरे पास आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किया और ऐसा करने वाले लोगों को मैं डायरेक्ट उड़ा देती हूँ। तो ये बंदा रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, दोबारा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो वो लेडी इंस्पेक्टर भी इस बंदे को छोड़ देती है। इस बंदे के जख्मों की मरहम पट्टी करवाने के बाद ऐसा ही उस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ और बहन है ना, अगर कोई तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा करेगा क्या चीज तुम बर्दाश्त कर पाओगे? बदलाव हम ही से आना चाहिए, दोबारा ऐसी हरकत मत करो। दूसरी तरफ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड राजा को कॉल करके अपने घर पर बुलाने लगती है कि घर में मेरे पेरेंट्स दूसरी जगह पर गए हैं, चाहे तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो। तो वो राजा भी टिप टॉप से रेडी होकर अपने जीएफ के घर पर जाता है। अब राजा पहली बार इसके घर पर आया होता है, इसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। राजा कहने लगता है कि मेरे सामने तो तुम बैठी हो, मैं तो तुम्हें खाऊंगा, इन फ्रूट्स की क्या जरूरत। इसकी जीएफ कहने लगती है अरे पहले तुम फ्रूट्स खाओ, ये देखो केला भी है। राजा कहने लगता है कि मेरे पास भी है, मतलब मैं ऑलरेडी खाना खाकर आया हूँ और वैसे भी मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। इस तरह से राजा धीरे धीरे अपने जीएफ के करीब जाने लगता है। जब राजा कांड करने ही वाला होता है उसी वक्त कोई चीज को याद करके ये बहुत डर जाता है। फटाफट से राजा वापस अपने रूम पर आ जाता है। वो राजा स्नान करते हुए किसी चीज को याद करके बहुत दुखी होने लगता है, रोने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। उसके बाद सीन 1 महीने के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर जब कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो उसी रास्ते से राजा के 2 फ्रेंड्स दारू पीकर गुजर रहे होते हैं। वो पुलिस वाला इन दोनों को देखकर पहचान लेता है, कहने लगता है कि इतने दिनों के बाद तुम हमारे हाथ लगे। इस तरह से पुलिस वाले राजा के उन दोनों फ्रेंड्स को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। जब ये दोनों किसी रूम पर होते हैं तो इन दोनों के पास वही लेडी इंस्पेक्टर आती है, शकीला। उसके बाद सीन दोबारा 3 महीनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर रम्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जब रम्या योगा कर रही होती है तो उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज चलने लगती है कि केरला के एक इलाके में एक बहुत ही अजीब की घटना पेश आई है। एक अनजान बंदा लड़कियों के साथ बदतमीज से पेश आ रहा है, उनके साथ अत्याचार कर रहा है। रम्या फटाफट से अपनी बेस्ट फ्रेंड जेन्नी को कॉल करके उसी केरला के इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है। यह सुनने के बाद ये भी शॉक में रह जाती है। बाद में ये दोनों यही खबर उस लेडी इंस्पेक्टर को बताने लगते हैं। तो वो शकीला केरला के किसी पुलिस वाले को कॉल करके उस हादसे की डिटेल्स पता करने लगती है। शकीला और उसके टीम मेंबर्स इसी केस पर काम करने लगते हैं। शकीला का एक टीम मेंबर मार्क जब जिम कर रहा होता है तो ये बहुत ही दुखी होता है। उसका फ्रेंड इसको दुखी हुआ देख पूछने लगता है कि आज तुम इतना डल क्यों हो। वो ऐसा ही मार्क अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले हमने एक केस को डील किया था, वो बहुत ही अजीब का केस था। अब ऐसा ही एक केस केरला में चल रहा है। इस तरह से स्टार्टिंग से जो हुआ वो बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मूवी के स्टार्टिंग में राजा नाम के एक बंदे को दिखाया था ना, अपने जीएफ के पास जाकर बिना कांड किए वापस आ गया। सो जब ये दुखी बैठा होता है तो इसका फ्रेंड राजा से पूछने लगता है अरे तुम तो अपने जीएफ के पास गए थे, फिर भी इतना सैड क्यों हो? राजा कहने लगता है कि गया था लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा छोटा भाई मिसिंग हो चुका है। इसका फ्रेंड पूछने लगता है कि तुम्हारा तो कोई छोटा भाई नहीं है। राजा कहने लगता है छोटा भाई मतलब वो छोटा भाई नहीं, मेरा छोटा राजा। इस तरह से टवल खोलकर दिखाने पर सच में इसका छोटा राजा नहीं होता, मिसिंग हो चुका होता है। हाँ आपने सही सुना, फ्रैंकली बात करें तो इसका नुन्नू नहीं होता। यह देखकर राजा का फ्रेंड तो शॉक में रह जाता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कहने लगता है कि शायद अपने जीएफ के घर पर ही भूल आए तुम। इस तरह से ये दोनों फटाफट से राजा के जीएफ के घर के पास जाकर इधर उधर तलाश करने लगते हैं छोटे राजा के लिए, लेकिन छोटा राजा कहीं पर भी नजर नहीं आता। राजा के जीएफ पूछने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों ढूंढ क्या रहे हो, लेकिन ये दोनों उस लड़की को सच नहीं बताते। वहाँ से ये दोनों बाहर आने के बाद राजा का फ्रेंड
अभी भी शॉक में रहता है। अरे यार, तुम्हारा छोटा राजा कैसे मिस हो गया? वो कोई सामान है जो मिस हो गया? राजा भी कहने लगता है, अरे यार, कल तक तो सही था। जब मैं उस लड़की के पास गया तो तभी मुझे ये बात पता चली। दूसरे सीन में वही दो बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जेन्नी और रम्या, जो हमेशा डांस प्रैक्टिस करती रहती है। मतलब इनका एक डांस ग्रुप होता है। एक रात राजा और उसका फ्रेंड दारू पीकर वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं, तो पुलिस वाले इन दोनों को रोककर गाड़ी के पेपर्स दिखाने के लिए कहते हैं। कांस्टेबल तो डांटने लगता है कि पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, फटाफट से तुम दोनों फाइन भरो। राजा का फ्रेंड कांस्टेबल से कहने लगता है कि सर, एक्चुअली आज मेरे फ्रेंड का बहुत ही दुख भरा दिन है। मेरे फ्रेंड का छोटा भाई मिसिंग हो गया। कांस्टेबल कहने लगता है, अरे भाई मिसिंग हो गया तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करना होगा। राजा का फ्रेंड कहने लगता है कि भाई मतलब खून वाला भाई नहीं, वो वाला भाई, नीचे वाला छोटा भाई। यह सुनने के बाद कांस्टेबल इन दोनों को डांटने लगता है कि साले दारू पीकर अनाप शनाप की बातें बक रहे हैं, ऐसे सालों से बहस करना भी बेकार है। इस तरह से इन दोनों को यहाँ से भेज देता है। खैर दूसरे दिन वो जेनी अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक से मिलने के लिए किसी जगह पर आती है। एक्चुअली ये कार्तिक हमेशा जेनी के कामों पर रोक टोक करते रहता है। मतलब ऐसे कपड़े मत पहनो, दुपट्टा ओढ़ो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इससे नहीं मिलो। जेनी कहने लगती है कि कार्तिक, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहे हो, हम दोनों के बीच ऐसा सेट नहीं होगा। इस तरह से कार्तिक को ब्रेकअप कह देती है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी और पहनूंगी। इस तरह से वहाँ से जाते जाते वहीं पर एक और बंदा खड़ा होता है। कार्तिक के सामने ही उसे किस करके उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए कहती है। तो वो बंदा उसी तरह से जेनी को उसके घर के पास ड्रॉप करता है। कहने लगता है, अरे तुम तो मुझे अपने घर तक लेकर आई हो, क्या चाय कॉफी या दूध नहीं पिलाओगी? जेनी भी इस बंदे को अपने घर के अंदर इनवाइट करने लगती है। खैर अब चाय तो नहीं बनती, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ और ही बनने लगता है। एक्चुअली उन दोनों के बीच कांड हुआ ऐसा कार्तिक सोचते रहता है। हालांकि जेनी ने उस बंदे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता। कार्तिक कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हुए बहुत दुखी होने लगता है। दूसरे दिन राजा का फ्रेंड राजा को एक डॉक्टर के पास ले जाता है इसकी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है। राजा को समझ में नहीं आता कि इस लेडी डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम कैसे बताए। ये ज्ञानी डॉक्टर कहने लगती है कि डॉक्टर और लॉयर के पास कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ ओपनली बता देना चाहिए। बताओ वत्स, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? राजा का फ्रेंड उस डॉक्टर को सब कुछ बताने लगता है प्रॉब्लम के बारे में। डॉक्टर भी शॉक में रह जाती है। थक, ऐसे थोड़ी होता है। राजा को टेस्ट करने पर वो डॉक्टर भी शॉक में रह जाती है। वो तो जोर से चिल्लाकर बेहोशी हो जाती है। वहाँ से बाहर आकर राजा का फ्रेंड राजा से कहने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम खुद डॉक्टर्स को ही नहीं समझ आ रही, तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा यार? अब नेक्स्ट किसके पास जाए, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ वो कार्तिक लगातार जेनी को कॉल्स करते रहता है, लेकिन जेनी उसका फोन पिक ही नहीं करती। जेनी भी बहुत दुखी होते हुए अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि जेनी के पास कोई आ रहा है धीरे धीरे। उस जेनी के साथ कांड वांड भी करने लगता है, लेकिन जेनी इस सारी चीज को ख्वाब समझने लगती है। मतलब ख्वाब समझकर मजे लेने लगती है। ये भी सुबह होने के बाद जब ये जिम कर रही होती है तो इसको बहुत ही थकान महसूस होने लगती है। इसको खुद समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी थक क्यों रही है। तभी रात का इंसिडेंट याद आने लगता है कि रात में तो मुझे एक बहुत ही अजीब का ख्वाब नजर आया। बाद में अपने डांस स्टूडियो पर जाकर जब डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तो ढंग से डांस भी नहीं कर पाती। रम्या पूछने लगती है, अरे जन्नी, अचानक से तुम्हें क्या हुआ, इतना जल्दी थक गई? जन्नी कहने लगती है कि रात में मुझे ख्वाब आया कि मैंने कांड किया। क्या रियल लाइफ में भी इंसान थक जाता है? रम्या कहने लगती है, अरे जन्नी, बहाने मत बनाओ, कल तुमने कार्तिक के साथ किया ना, इसीलिए थकी हुई लग रही हो। जन्नी कहने लगती है, नहीं यार, मैंने कार्तिक को ब्रेकअप कह दिया। हमेशा वो मुझे हर बात पर रोकने टोकने लगता, इसलिए कल ही मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। रम्या कहने लगती है, अरे यार, कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं, हम लड़कियों को ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार लड़के हमारे मुट्ठी में आ गए तो बाद में वो खुद हमारी बात को मानेंगे। छोटे मोटे चीजों पर ऐसा ब्रेकअप नहीं कह देते। दूसरी तरफ कार्तिक का फ्रेंड भी कार्तिक से उसके ब्रेकअप के बारे में बातचीत करते रहता है कि खामखा तुमने इतनी सुंदर लड़की को अपने हाथों से गवा दिया। ऐसी सुंदर लड़कियां ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहती। तुम्हारे प्लेस पर कोई और आ जाएगा, उसको इम्प्रेस कर ले जाएगा। तुम दोबारा जन्नी को मनाने की कोशिश करो। दूसरे दिन राजा के दोनों फ्रेंड्स राजा को लेकर एक मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं उस बंदे को इसकी प्रॉब्लम बताने के लिए। जब प्रॉब्लम बोलने से हिचकिचा रहे होते हैं तो वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा कहने लगता है कि आप बेझिझक अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा दवाइयाँ देकर। मेरे पास हर टाइप की दवाइयाँ हैं। क्या तुम्हारा छोटा भाई छोटा है तो मैं बड़ा कर दूंगा, क्या तुम्हारा छोटा भाई जागता नहीं तो मैं जगा दूंगा। राजा का फ्रेंड कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड का भाई ही नहीं। मेडिकल स्टोर वाला बंदा कहने लगता है कि इसकी दवाई मेरे पास नहीं, आप किसी स्वामी जी वगैरह से मिल लो, शायद उसके पास तुम लोगों का हल हो। सो उसके बाद राजा और उसके फ्रेंड्स एक स्वामी जी के पास जाकर इनकी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। वो स्वामी जी इन लोगों से कहने लगता है
कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ गई है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के लिए एक वर्जिन लड़का चाहिए। बाद में राजा और उसके फ्रेंड्स यही बात सोचने लगते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्किल में कौन वर्जिन लड़का है, सारे के सारे तो प्ले बॉयज ही है। तभी इनको एक लड़की के बारे में याद आता है। ये लोग उस लड़के को वर्जिन वर्जिन कहकर बुलाते थे। राजा और उसके फ्रेंड्स उस बंदे को उस स्वामी जी के पास ले जाते हैं पूजा के लिए। अब पता नहीं ये स्वामी जी कैसी पूजा करता है, उस बंदे का वहीं पर ही हो जाता है। ये देखकर स्वामी जी राजा को डांटने लगता है कि तुम जिस लड़के को लाए हो वो वर्जिन नहीं, मेरे साथ ही धोखेबाजी का काम करने तुम लोग। अब मैं ये पूजा नहीं करूंगा, फटाफट से इस बंदे को यहाँ से ले जाओ। इस तरह से पूजा स्टॉप कर देता है। राजा और उसके फ्रेंड्स वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ वो कार्तिक जन्नी के साथ बीते हुए पलों को याद करके बहुत फील होते रहता है। दूसरी तरफ जब वो जन्नी कपड़े बदल रही होती है तो इसको ऐसा लगता है कोई इसको देख रहा है। पीछे पलट कर देखने पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद जब वो जन्नी सोफे पर बैठकर नेल पॉलिश लगा रही होती है तो इसकी नेल पॉलिश नीचे गिर जाती है। जब नीचे झुककर ढूंढ रही होती है तो कोई इसको टच करने लगता है। पलट कर देखने पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वो जन्नी अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। सेम कल रात जैसा हुआ उसी तरह से इस बार भी ऐसा ही होने लगता है। कोई इसके पास आकर कांड करने लगता है। जन्नी फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है। कोई भी मौजूद नहीं होता। दोबारा यही सोचने लगती है क्या सच में ये मेरा ख्वाब था या तो फिर हकीकत। दूसरे दिन जन्नी रम्या के पास जाकर वही कल रात का इंसिडेंट बताने लगती है कि कल रात को भी मेरे साथ ऐसे ही घटना पेश आई। रम्या दोबारा यही बात कहने लगती है, अरे यार तुमने अपने बीएफ से ब्रेकअप किया ना, शायद वही ख्वाब तुमको आ रहे हैं। जब जब मुझे भी ऐसे फैंटेसी ख्वाब आते हैं। अब उसी दिन रम्या के घर पर कोई भी ना होने की वजह से रम्या अपने बीएफ को अपने घर पर बुलाती है और ऊपर से जन्नी ने रम्या को कुछ फैंटेसी की बातें भी बताई थी। सो कुछ मुच्ची होने लगता है इन दोनों के बीच। उसी रात रम्या जन्नी के घर पर आती है इसके साथ सोने के लिए, क्योंकि जन्नी ऑलरेडी डर रही होती है। अब मैं तुम्हारे बगल में ही सोऊंगी, देखते हैं तुमको कौन सा ख्वाब आता है। इस तरह से जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो दोबारा कोई अनजान बंदा इन दोनों के कमरे में आकर इस बार जन्नी के साथ नहीं बल्कि रम्या के साथ कांड करने लगता है। अब पता नहीं रम्या ने कौन सा नशा किया था, इस फीलिंग को ख्वाब समझने लगती है। सुबह होने के बाद जन्नी रम्या से कहने लगती है, हाँ यार तुमने सच कहा, वो सब कुछ मेरा सपना था। रम्या कहने लगती है, वो सपना नहीं था यार, सच्ची था। कल रात मेरे साथ कोई कांड करके चला गया। ये दोनों सोच लेते हैं कि जो भी बंदा इन दोनों के साथ गलत हरकतें कर रहा है उसको अच्छा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरे सीन में वो इंस्पेक्टर शकीला को दिखाया जाता है। फिलहाल शकीला की माँ शकीला को कॉल करके शादी के बारे में बातचीत करती रहती है। शकीला यही बात कहने लगती है कि माँ अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, तुम बार बार ये टॉपिक मेरे सामने मत लाओ। शकीला की असिस्टेंट पूछने लगती है कि मैडम आप क्यों शादी से मना कर रहे हो, कभी न कभी तो लड़की को शादी करनी होगी, कुछ जरूरतें लड़के ही पूरी कर सकते हैं लड़कियों की। लेकिन वो इंस्पेक्टर मर्दों से बहुत नफरत करती रहती है। उसी वक्त वो रम्या और जन्नी इस शकीला के पास आते हैं। कहने लगते हैं कि मैडम कुछ दिनों से कोई अनजान बंदा हम दोनों के साथ बलात्कार कर रहा है। कौन कर रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हर रात हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब हम नींद से जागते हैं तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता। वो इंस्पेक्टर भी शौक में रहकर जन्नी का बेडरूम चेक करने के लिए सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। एसआई से पूछने लगती है कि कांड करके इस बेडरूम से बाहर भागने के लिए कितना टाइम लगता है, एक बार डेमो करके दिखाओ। तो वो एसआई भी ऐसा ही कुछ डेमो करके दिखाने लगता है कि मैडम बेडरूम से भागने के लिए सिर्फ 20 सेकंड काफी है। इसी दरमियान में वो एसआई ये ऑब्जर्व करता है कि जन्नी के घर के आसपास कोई बंदा घूम रहा है। एसआई उस बंदे को पकड़कर इंस्पेक्टर के सामने लाने पर वो और कोई नहीं कार्तिक ही होता है। शकीला पूछने लगती है, क्या तुमने ही इन दोनों के साथ अत्याचार किया। जन्नी से भी पूछने लगती है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो। तो जन्नी कार्तिक के बारे में बताने लगती है कि वो मेरा बीएफ था, रिसेंटली ब्रेकअप हो गया। शकीला समझ जाती है कि कार्तिक का और इस मामले का कोई भी लेना देना नहीं है, छोड़ देती है। रम्या और जन्नी से कहने लगती है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही सोऊंगी, देखते हैं कौन तुम्हारे पास आता है। इस तरह से शकीला दूसरे कमरे में सोती है, रम्या और जनी दूसरे कमरे में। कमरों के बाहर पुलिस वाले पहरेदारी कर रहे होते हैं। इसी दरमियान में लड़की की चीख सुनाई देने पर एसआई रम्या और जन्नी के पास जाता है। वो दोनों कहने लगते हैं कि हमने नहीं चिल्लाया, शायद ऊपर वाले कमरे से आई वो आवाज। तो फटाफट से ये सारे लोग ऊपर जाने पर वो शकीला पुलिस वालों को डांटने लगती है कि तुम लोग कैसे ड्यूटी कर रहे हो। वो अनजान बंदा मेरे पास आकर बदतमीजी से पेश आया, मुझे नजर भी नहीं आया। वो सारे लोग कमरे से बाहर आकर इसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो कहीं दूर गया नहीं होगा, उसे जरूर आज रात पकड़ना होगा। इसी दरमियान में वो शकीला के एक असिस्टेंट का फोन रिंग होने लगता है। मतलब थोड़ी देर पहले ये लड़की रील्स बना रही थी, अब शकीला उसका फोन लेकर चेक करने लगती है। तभी एक शॉकिंग चीज रिकॉर्ड हो चुकी होती है। मतलब वो जो राजा है ना, वो जन्नी के घर से गुजर रहा होता है। अपनी टीम से कहने लगती है
कि तुम लोग फटाफट से इस बंदे के बारे में फाइंड आउट करो। तो पुलिस वाले उसी तरह से राजा को सर्च करने में लग जाते हैं। इसी दरमियान में पुलिस वालों को राजा के फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है। एक रात पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते समय राजा के उस दोनों फ्रेंड्स को फाइंड आउट करके पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। वो इंस्पेक्टर इन दोनों के सामने आकर राजा के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड राजा लड़कियों के घर में घुसकर, उनके बेडरूम में घुसकर उनके साथ अत्याचार किया, मेरे साथ भी बदतमीजी से पेश आया था। राजा के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, अरे मैडम आप क्या बात कर रहे हो, राजा ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि राजा का छोटा राजा मिसिंग है, वो किसी के साथ कांड कर ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस वाले इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं करते। अपने फ्रेंड को बचाने के लिए फिजूल की बातें मत करो। राजा के फ्रेंड्स पुलिस वालों को राजा के बारे में कुछ सच्चाइयां बताने लगते हैं। एक्चुअली राजा का छोटा राजा मिस होने के बाद ये बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। इसी दरमियान में इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। राजा उस लड़की से अपने छोटे राजा के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी हुई। सुहागरात के टाइम राजा अपनी सच्चाई उस लड़की को बताने पर वो लड़की राजा को बहुत गालियां देने लगती है कि तुम्हारे पास छोटा मोटा राजा नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, इससे बेहतर तुम मर ही जाओ। राजा को छोड़ दिया। दोबारा राजा बहुत डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर लिया। तो राजा के फ्रेंड्स पुलिस वालों से यही बात कहने लगते हैं कि मरा हुआ बंदा कैसे लड़कियों के पास आकर अत्याचार कर सकता है मैडम। वो शकीला इसके बारे में इंक्वायरी करने पर सच में ये बात पता चलती है कि राजा मर चुका है कुछ दिनों पहले ही। सोचने लगती है, हाँ मरा हुआ बंदा कैसे अत्याचार कर सकता है, जरूर ये कोई दूसरे बंदे का काम होगा। बाद में रम्या और जेनी इसी के बारे में सोचने लगते हैं कि शायद राजा का भूत आत्मा हमारे साथ ऐसा किया होगा। दूसरी तरफ शकीला का असिस्टेंट शकीला के पास आकर एक मूवी का क्लिप दिखाते हुए कहने लगता है कि ये देखिए मैडम, इस मूवी में भी एक आत्मा लड़की के साथ अत्याचार किया, शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा। मतलब राजा की आत्मा रम्या, जेनी और आपके साथ अत्याचार किया। अब शकीला को भूत प्रेत पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने टीम मेंबर्स की बात को मानते हुए एक स्वामी जी के पास जाते हैं ये सारे लोग। उस स्वामी जी से अब तक जो हुआ वो सारी बात बताने लगते हैं। मतलब हमारा पूरा शक उस राजा पर था, लेकिन बाद में पता चला कि वो राजा तो मर चुका है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो स्वामी जी कहने लगता है, आपने सही कहा, उस राजा की मौत हो चुकी है, लेकिन उसका छोटा राजा अभी भी जिंदा है। इंस्पेक्टर शॉक में रहकर पूछने लगती है, क्या ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है स्वामी जी। वो स्वामी जी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके राजा के बारे में कुछ सच्चाइयां बताने लगता है कि आप लोगों को राजा के बारे में थोड़ा ही सच पता है। वो राजा ऊपर से शरीफ दिखता था, लेकिन उसने काफी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब लड़कियों के साथ प्यार करने का नाटक करके उनके साथ कांडवान करके प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। इसी दरमियान में सरोजा नाम की एक लड़की से भी प्यार करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। सरोजा ने राजा से कहा कि हम दोनों शादी कर लें, लेकिन राजा उस सरोजा को अवॉइड करने लगा। राजा से धोखा खाकर वो सरोजा डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लिया। सरोजा की आत्मा इसी दुनिया में भटकने लगी और उस राजा को एक श्राप दिया। उसी श्राप की वजह से राजा का छोटा राजा मिस हो गया। वो लड़कियां स्वामी जी से पूछने लगती है, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन राजा का छोटा राजा हमसे क्यों बदतमीजी किया। स्वामी जी कहने लगता है, क्योंकि तुम 3 लड़कियां मर्दों से नफरत करते हो, तुम्हारे नजर में मर्दों की कोई इज्जत नहीं, इसीलिए वो छोटा राजा आप तीनों से बदला ले रहा है। उस राजा की आत्मा भी भटक रही है इधर उधर। राजा की आत्मा को मैं कंट्रोल करूंगा, लेकिन उसके छोटे राजा को आपको ही पकड़ना होगा। उसके बाद ये सारे लोग उस छोटे राजा को पकड़ने का एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। उसी रात ये तीनों हॉट तरीके से रेडी होकर एक एक अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगर किसी के भी कमरे से आवाज आई, पुलिस वाले फटाफट से उस कमरे में आ जाएंगे। सो थोड़ी देर के बाद जन्नी के कमरे से आवाजें आने पर पुलिस वाले फटाफट से जन्नी के कमरे पर जाते हैं। शॉकिंगली वहाँ पर कार्तिक होता है, जन्नी के पैर पकड़कर माफी मांगते रहता है। तभी शकीला के कमरे से आवाज आने पर ये लोग दोबारा शकीला के पास जाते हैं। शकीला दोबारा इन लोगों को डांटने लगती है कि वो छोटा राजा दोबारा मेरे पास आकर गंदी हरकतें करने की कोशिश की, आज किसी भी तरह से उसे पकड़ना होगा। तुम सारे लोग अपने मोबाइल्स में एक ऐप को इंस्टॉल कर लो। वही आत्मा को डिलीट करने का ऐप इंस्टॉल करवाकर ये सारे लोग ढूंढने लगते हैं। इसी दरमियान में उस जन्नी को वो छोटा राजा नजर आता है। इंस्पेक्टर को बताने पर वो इंस्पेक्टर उस छोटे राजा को चूहे के बोन में कैद कर लेती है। ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे। स्वामी जी ने कहा था कि छोटे राजा को पकड़ने के बाद समंदर में फेंक दो, तो ऐसे उसी तरह से फेंक देता है। ये सब कुछ होने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर राजा के दोनों फ्रेंड्स को भी मार देती है, क्योंकि ये दोनों भी कोई शरीफ नहीं थे, काफी सारी लड़कियों की जिंदगी साथ खिलवाड़ किया था। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब वो ऐसे अपने फ्रेंड से यही केस के बारे में डिस्कस करते रहता है। रिसेंटली इनको ये बात पता चली
कि केरला में भी कुछ ऐसी घटनाएं पेश आई। मतलब एक लड़की के साथ किसी ने अत्याचार किया लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। धीरे धीरे ये खबर वायरल हो गई, न्यूज चैनल्स में आई। ऐसा ही कहने लगता है कि हमने यहाँ पर उस केस को क्लोज कर दिया। अब पता नहीं केरला में कौन ऐसा कांड कर रहा है, उसके बारे में फाइंड आउट करना होगा। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।